हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो लगभग आपसे 20 से 25 नंबर जो हैं आपके पेपर में पक्के समझिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लैंगिक व अलैंगिक जनन के मध्य अंतर लिखिए, ठीक है। तो यानी डिफरेंस बताना है यहाँ पे, डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स को समझाना है, ठीक है, यानी एक्सप्लेन करना है उसके टाइप्स को भी। तो जो लैंगिक व अलैंगिक जनन है इनके मध्य अंतर बताना है, और साथ ही साथ जो भी अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन के जितने भी प्रकार, चाहे वो पुनरुद्भवन हो, रीजनरेशन, इसके अलावा चाहे वो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, ठीक है, जो भी हैं जितने भी प्रकार हैं अलैंगिक जनन के उसको आपको तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन शार्ट में पूछ सकता है आपसे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आंतरिक व बाह्य निषेचन को समझाइए, ठीक है। तो आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उसको बताना है आपको, और दोनों के मध्य अंतर भी आपको बताना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी लैंगिक जनन के प्रकार होते हैं, ठीक है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं, ठीक है, यानी जो कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत देखिए जो कायिक भागों से होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको भी तैयार करना, ठीक है, वो भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाना, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्लांट, ठीक है, यानी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने एक टिपिकल प्लांट की, यानी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना बना के आपको उसके प्रमुख भागों को समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है और इस बार भी पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, तो बीजांड की संरचना का क्या करना है, वर्णन करना है चित्र सहित, ठीक है। और ये खाली आपसे चित्र बनाने को भी बोल सकता है, ठीक है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में यदि आएगा तो केवल आपसे बीजांड की संरचना का नामांकित डायग्राम आएगा, और यदि 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपसे उसका पूरा वर्णन भी पूछेगा, ठीक है। तो फिर आपको बीजांड के जो भी पूरे प्रकार हैं, यानी बीजांड के जितने भी भाग हैं पूरे, उसको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वपरागण तथा परपरागण को समझाइए, ठीक है, तथा इससे लाभ हानि क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी जो स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन है, इसके बाद जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसको समझाना है, और साथ ही साथ स्वपरागण और परपरागण से क्या लाभ हैं और क्या हानियां होती है इससे, इन दोनों को भी समझाना है, ठीक है। और स्वपरागण और परपरागण के मध्य अंतर भी पूछा जाता है कई बार, तो आपको इतना याद करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अंडाणु जनन यानी जो ऊजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, जो फीमेल के अंदर ऊजेनेसिस की क्रिया होती है, ठीक है, यानी अंडाणु जनन जो अंड बनने की क्रिया होती है उसको आपको समझाना है, ऊजेनेसिस, तथा साथ ही साथ शुक्र जनन या शुक्राणु जनन जिसको कि इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इस क्रिया को भी समझाना है, ठीक है। पेपर में डेफिनेट कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपसे अंडाणु जनन पूछे, ठीक है, या ऊजेनेसिस, या आपसे शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस पूछे, कोई ना कोई क्वेश्चन 2 में से डेफिनेट पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र को समझाइए, ठीक है, यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों को समझाना है, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, कि मेल रिप्रोडक्शन या फीमेल रिप्रोडक्शन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के तीनों नियमों को समझाना है, ठीक है। तो मेंडल के तीनों नियम जो है, ठीक है, चाहे वो प्रभाविता का नियम हो, ठीक है, चाहे वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो, चाहे वो पृथक्करण का नियम हो, तीनों में से कोई ना कोई नियम पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए मेंडल नियमों के अपवादों को लिखिए। मेंडल नियम के कई सारे अपवाद हैं, ठीक है, और मेंडल नियम के बेसिकली 2 अपवाद हैं, जैसे सह प्रभाविता हो गया और अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल नियम के जितने भी अपवाद हैं, ठीक है, यानी एक्सेप्शंस जितने भी हैं उनको आपको तैयार करना है, क्योंकि पेपर में कभी ना कभी एक्सेप्शन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाना, ठीक है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो जो भी मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया है इसको समझाना है, पेपर में कई बार आ चुका है और इस बार भी पेपर में आने की संभावना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोगों पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जो भी अनुवांशिक रोग या जेनेटिक रोग हैं, चाहे वो हीमोफीलिया हो, चाहे वो वर्णांधता हो, ठीक है। इसके बाद कई सारे अनुवांशिक रोग हैं जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है।
और सिंड्रोम से रिलेटेड जो भी आपके रोग हैं, ठीक है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो आपका, चाहे क्लिनीफेंटर सिंड्रोम हो, ठीक है, चाहे वो पटाउ सिंड्रोम हो, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको आपको तैयार करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अनुलेखन या जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को समझाना है, ठीक है, यह पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन करना, ठीक है, यानी जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना होती है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, तो डीएनए की संरचना को आपको तैयार करना है और साथ ही साथ डीएनए तथा आरएनए के मध्य कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है, तो आपको डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझाइए, ठीक है, तथा इसकी विधि भी लिखना है, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिसको हम अंगुली छापन भी कहते हैं, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसको समझाना है और जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी की पूरी प्रोसेस या विधि होती है उसको भी लिखना है, ठीक है, यह भी पेपर में पूछा जाता है कई बार और इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एड्स क्या है, इसके संचरण तथा लक्षण लिखिए, ठीक है, तथा इसके साथ ही साथ उपचार लिखना है, ठीक है, इससे क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं तथा इसके नियंत्रण के क्या उपाय हैं, ठीक है, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है, तो एड्स क्या है, एड्स के संचरण लक्षण तथा इसके निदान के उपाय लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकारों को समझाना है, ठीक है, कैंसर के जितने भी प्रकार हैं, कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, ठीक है, जितने भी कैंसर के प्रकार हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि पेपर में कैंसर के प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसके कारण भी लिखने हैं, यानी इसके लक्षण या सिम्टोम्स जो भी होते हैं उसको भी यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीन क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग के क्या महत्व होते हैं, ठीक है, यह पेपर में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीसीआर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, जो पीसीआर है पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन होती है यह पेपर में कई बार पूछी जाती है, ठीक है, तो पूरी की पूरी जो पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोपेटेंट अथवा बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, देखिए जो बायोपेटेंट अथवा बायोपायरेसी है ये पेपर में कोई ना कोई डेफिनेट आता है, ठीक है, और हो सकता है कि पेपर में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको कभी कभी 2.5 नंबर करके आपको ये बायोपेटेंट और बायोपायरेसी पूछता है, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 नंबर में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है स्टेम सेल तकनीक को समझाना, ठीक है, स्टेम सेल तकनीक क्या होती है इसकी उपयोगिता लिखनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जलीय जीवों में तथा जो मरुद्भिद प्लांट होते हैं या जीरोफाइट प्लांट होते हैं इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं उसको समझाना है, ठीक है, यानी जो जलीय पौधे या हाइड्रोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं तथा जीरोफाइट्स प्लांट में जो भी एडाप्टेशन मौजूद होते हैं उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, क्योंकि पेपर में कोई न कोई अनुकूलन पूछा जाता है, चाहे वो आपसे जलीय पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन पूछे या आपसे मरुद्भिद या जीरोफाइट पौधों में पाए जाने वाले अनुकूलन को पूछे या इसके बाद आपको हाइलोफाइट्स अथवा दलदली पौधे या लवड़ी पौधे या जिसको मैग्रूव पौधे कहते हैं उसमें भी पाए जाने वाले जो अनुकूलन है उसको भी आपको दे सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखना है, ठीक है, देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझाना है तथा दोनों के मध्य अंतर लिखिए, ठीक है, तो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि फूड वेब और फूड चैन के मध्य डिफरेंस बताइए तथा फूड वेब तथा फूड चैन को समझाइए, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि फूड वेब और फूड चैन जो है पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है, जो भी पारिस्थितिक तंत्र है यानी जो कि हमारा इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम के जैविक घटक या जैविक घटक कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बेसिकली पेपर में जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो भी इकोसिस्टम के होते हैं उसको पूछा जाता है, ठीक है, वो आपका चाहे कंज्यूमर हो, कंज्यूमर से लेके आपका टॉप कंज्यूमर तक का, ठीक है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक या डिकम्पोजर तक पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट में लॉन्ग आंसर आता है अक्सर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, ठीक है, तो जो भी इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह होती है, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ठीक है, एवं यह कितने प्रकार के होते हैं समझाइए, ठीक है। देखिए पारिस्थितिक पिरामिड के अंतर्गत कई सारे पिरामिड आते हैं, ठीक है, चाहे वो ऊर्जा का पिरामिड हो, इसके बाद चाहे वो जलीय जीवों का पिरामिड हो, ठीक है, चाहे वो जैव भार का पिरामिड हो, तो जितने भी पिरामिड के प्रकार हैं आपको सभी पिरामिड को तैयार करना है क्योंकि पेपर में कोई ना कोई पिरामिड डेफिनेट पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जीएम फसलें क्या होती है, ठीक है, यानी जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें होती है यानी आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसलें होती है
उसको आपको समझाना है कि बेसिकली होती क्या है, और इसके साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट या जो भी लाभ होते हैं उसको भी लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, देखिए कई सारे 60 क्वेश्चन में टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली शिशु। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। अगला है देखिए गिफ्ट, जिसको कि गैमीट इंस्टेंट फेलिपियन ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट में भी 60 नोट पूछा जाता है। इसके बाद देखिए जिफ्ट को भी समझाना है। ठीक है, जिफ्ट भी होता है जाइगोट इंस्ट्राफेलिपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद देखिए ट्यूबेक्टोमी क्या होती है। ठीक है, महिलाओं में जो ट्यूबेक्टोमी होती है उसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए बाइसेक्टोमी जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसको भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, पात्रे निषेचन, जिसको कि हम IVF कहते हैं। ठीक है, जिसका पूरा नाम इंट्राफेलिपियन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए क्या है, एलर्जी या एलर्जन क्या होता है समझाना है। ठीक है, एलर्जी या एलर्जन कभी कभी पूछा जाता है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि इंटरफेरॉन क्या होते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरॉन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए वैक्सीनेशन या टीकाकरण क्या होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन या टीकाकरण पर भी 60 टिप्पणी आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो भी सामक औषधियां होती है। ठीक है, तो सामक औषधियों पर भी टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमने आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक के पूरे यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, और लगभग पेपर में इससे 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन डेफिनेट आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।